नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे कई एपिसोड देखे और उन सभी एपिसोड्स में आपने विभिन्न विषयों पे जानकारियों को सुना होगा और इन जानकारियों को सुनने के बाद एक चीज़ तो ज़रूर महसूस हुई होगी कि हमारे जो विद्वान हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, निश्चित रूप से वो गागर में सागर हैं। देखने में बहुत ही सहज, सरल सरल व्यक्तित्व, लेकिन ज्ञान का खजाना है उनके में। और सभी ज्ञान बड़ी गहराई से बताते हैं, बड़े विस्तार से बताते हैं। हमने इनसे कई विषयों पे बात की और हर बार बात करके लगा कि जिन विषयों को हम ये जानते थे कि बहुत ही आसान है, आम लोगों की जानकारी में हैं और जो तो बहुत साधारण विषय हैं, लेकिन जब उन्होंने उसको गहराई से बताया, तब लगा कि सचमुच इस विषय में भी गहराई से जानना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जैसे एक बात उनकी मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी। किसी एपिसोड में उन्होंने बताया था नेचर्स कॉल के बारे में। ये वर्ड हमने पहली बार सुना और हमने पूछा कि नेचर्स कॉल क्या होता है? तो उन्होंने उदाहरण देके मुझे बताया कि नींद यानी स्लीप नेचर्स कॉल है, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं और उस नींद के दौरान अगर हमें नींद आ रही है, तब हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, कितनी भी प्रिय वस्तु हो, हम सभी चीज़ें छोड़ के ये चाहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए और हम सोएँ। ये और उसके बाद सोने के बाद वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहती हैं, यानी नींद से जागने में कोई भी चीज़ हमसे अलग नहीं होती। तो नेचर्स कॉल के विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, हंगर है, भूख है, ये सारी चीज़ें जिस वर्ड को हमने कभी सुना भी नहीं था। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमने उनका परिचय क्यों नहीं कराया अभी तक। तो दोस्तों, आप उनसे परिचित हैं और अब तो आपको वो बड़े मित्रवत लगते होंगे, अपने परिवार के एक सदस्य लगने लगे होंगे। वो हैं, काशी से जुड़ते हैं, बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। तो डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। देखिए, हम आपके बारे में खूब विस्तार से तो बता ही नहीं सकते। मतलब अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या-क्या छुपा है, उजागर नहीं किया है। वो क्या-क्या ज्ञान है, वो क्या अद्भुत चीज़ें हैं, जिनको हम जान के आश्चर्यचकित हो जाएँ और कहें, "अरे वाह! ऐसा भी होता है?" तो इसलिए पूरा परिचय कराना मेरे लिए तो संभव नहीं है, यानी शब्दों में आपको बाँधना मुझे असंभव सा लगता है। लेकिन मेरे अंदर जब कोई जिज्ञासा होती है तो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। आपको याद होगा कुछ एपिसोड्स में हमने बात की थी कंट्रीब्यूशन की, यानी अवदान की। और उस अवदान की जब सबसे पहले आपने परिभाषा बताई कि एक्चुअली कंट्रीब्यूशन क्या है? तो वो जानना ही अपने आप में बड़ा अच्छा लगा कि जब हम किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी आशा की, किसी उम्मीद के जब किसी की मदद करें और वो मदद भी ऐसी जो अज्ञान का अंधेरा हटाए। तो हमने कई विषयों पे कई मतलब फ़ील्ड में अवदान की बात की, कंट्रीब्यूशन की बात की। आपका मैं एक एपिसोड सुन रही थी, आप के अलग-अलग चैनल्स में जो आप सुमित के साथ करते हैं, तो उसमें आप फ़िल्मों के बारे में बताते हैं। मैं नहीं जानती सुमित कौन है, पर निश्चित रूप से वो एपिसोड सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोचक लगता है। तो आप बताने लगे थे सीन के बारे में, कुछ आपने फ़िल्मों में सिनेमैटोग्राफ़ी के बारे में भी उन्हें बताया, रिदम के बारे में भी बताया, तो मुझे लगा कि ये भी कितना अच्छा अवदान है। कितने ऐसे डायरेक्टर होते होंगे जो फ़िल्म बनाते होंगे, लेकिन फ़िल्म में एक रिदम बनता है, एक फ़िल्म की थीम म्यूज़िक होती है, जिसमें आपने हीरो फ़िल्म का उदाहरण दिया था कि जो बाँसुरी बजती है। तो वो सारे एपिसोड्स ऐसे होते हैं कि अगर आदमी एक बार सुन ले तो उसके ज़हन में रह जाते हैं। आज के एपिसोड में हम चाहते हैं कि जो लोग फ़िल्मों से जुड़े हैं या फ़िल्म देखते भी हैं, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता रहता है कि हाँ, ये थीम म्यूज़िक है, सिग्नेचर म्यूज़िक है या सीन कैसे बनता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपने सीन के बारे में पिछले एपिसोड में सुमित के बताया था, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा था। तो हम इस तरीके के कंट्रीब्यूशन चाहते हैं आपसे कि लोगों के दिल से, दिमाग से, आँखों से अज्ञान का फ़िल्म के बारे में पर्दा हटे, कुछ वो नया जानें। अवदान के बारे में तो
लोग अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं। मेनका जी, आपका अभिनंदन। और सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर ध्यान जाता है, और अगर वो उस तरफ ध्यान दिलाने से अगर किसी का कल्याण होता है, अच्छा होता है, तो उधर लोगों का दिलाना पहले हमारा जाएगा, फिर हम लोगों की तरफ दिलाएंगे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अवदान। तो अवदान तो परिभाषित है। ऐसे में हम प्रतिदान में कुछ नहीं चाहते। मेरा ध्यान गया कि ऐसा हो रहा है, और उस तरफ अगर लोगों का ध्यान दिला दे तो उनको, उनका अच्छा होगा, वेलफेयर होगा। और फिर ऐसे इस भाव में कभी भी जब भी आदमी ऐसा काम करेगा तो वो प्रतिदान में कुछ नहीं चाहे। ये अवदान है। अब किस चीज के अवदान पर बात करें, आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि आप फ़िल्मों में थीम म्यूज़िक के बारे में आज हमें बताएँ। थीम म्यूज़िक या सिग्नेचर म्यूज़िक जो है, वो क्या होती है? जिसका हमें पता नहीं रहता, हम फ़िल्म पूरी देख लेते हैं, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं कि इसमें थीम म्यूज़िक जैसी भी कोई चीज़ थी। जैसे कि आपने हीरो फ़िल्म का उदाहरण दिया था। एक्चुअली म्यूजिक जो शब्द है वो बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है। जैसे जैसे वो फिल्म से जुड़ता है, म्यूजिक शब्द वो स्पेसिफिक होता जाता है। जैसे हम लोगों ने किसी एक एपिसोड में कहा था ना कि मुखड़े और अंतरे के बीच में जो हम लोग सुनते हैं उसको इंटरल्यूड कहते हैं। और मुखड़े से पहले जो है प्रील्यूड है। गाना जब खत्म हो गया है, शब्द, गायक और गायिका के शब्द अब नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी जो चल रहा है वो पोस्टल्यूड है। ये सब हम लोग बात किए, जिसको हम इंटरल्यूड कह रहे हैं, मुखड़े और अंतरे के बीच जो, उसको म्यूजिशियंस म्यूजिक कहते हैं। तो म्यूजिक तो हम लोग कई चीजों को कहते हैं ना, कि कहीं कोई गाना बज रहा है तो म्यूजिक है, जो इंटरल्यूड है वो भी म्यूजिक है, अगर कोई गायक गा रहा है तो भी संगीत है, मुखड़े और अंतरे के बीच की जगह में जो चीज है वो भी संगीत है। तो संगीत कई प्रकार के हो जा रहे हैं ना। फिर फिल्म देख रहे हैं, साथ साथ कोई संगीत की बात हम सुन रहे हैं तो वो संगीत है। और कोई भी चीज, इसको जिसको हमारे यहाँ बैकग्राउंड स्कोर कहा गया है। एक तो म्यूजिकल जो स्कोर होता है इसको स्कोर कहते हैं, और जो बैकग्राउंड में फिल्म चलती रहती है उसके साथ जो चीज होती है उसको भी, उसको बैकग्राउंड स्कोर कहते हैं। गाने के साथ साथ जो म्यूजिक चलती रहती है उसको ऑब्लिगेटो कहते हैं, इटालियन टर्म। हम लोग ऑब्लिगेटो बोलते हैं, वहाँ के लोग उसको ओब्लिगातो बोलते हैं। तो ये म्यूजिक के कई प्रकार हैं। लेकिन अगर आप फिल्म देखने के बाद घर लौट रहे हैं और घर लौट चुके हैं उस वक्त, और उसके बाद भी कई दिनों तक आपको अगर उसका कोई म्यूजिक, गाना नहीं, जो लिरिकल नहीं है, गायन से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर सुनाई देता है, समझ में आता है, तो उसको थीम म्यूजिक कहते हैं। जैसे कि शोले में हम लोग जब भी गब्बर सिंह को देखते थे, अफजल खान को, पहाड़ों पर मूव करते समय, चट्टानों पर मूव करते समय एक म्यूजिक हम लोग सुनते थे। और वो अगर फिल्म देखने के बाद भी आपको वो याद आ रहा है, आपके ध्यान में आ रहा है, तो फिर वो थीम म्यूजिक। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं। दूसरी बात, एक और शब्द आपने बोला, सिग्नेचर। सिग्नेचर ट्यून होता है। जैसे दूरदर्शन स्टार्ट होता है जब सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसके साथ जो म्यूजिक होता है वो सिग्नेचर ट्यून है। रेडियो जब स्टार्ट होती थी, योगी मेनुइन का जो वायलिन आता था, तो वो सिग्नेचर ट्यून हुआ। तो फिल्म में सिग्नेचर ट्यून नहीं होता है। फिल्म में सिग्नेचर ट्यून इसको कहा जा सकता है जब शुरू में हम क्रेडिट्स दिखा रहे हैं, इसके गीतकार संगीतकार कौन है, प्रोड्यूसर कहाँ है, किस कलर लैब में डेवलप हुआ है। उस वक्त किसी गाने को, जो पॉपुलर गाना है उस फिल्म का, मोहम्मद रफी ने गाया है, किसी ने गाया है, उसको जब किसी इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं उसी गाने को, वो सिग्नेचर ट्यून कहलाता है। बस वो उतनी ही देर बजता है, उसको फिर कभी रिपीट नहीं होता है। वो याद दिलाने के लिए होता है कि आप लोग हॉल में जिस फिल्म को देखने आए हैं, जिस गाने के कारण आया है वो इसी फिल्म में है, और उसका उसकी धुन बजती रहती है इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। फिल्म में सिग्नेचर ट्यून बस उतना ही होता है। लेकिन थीम म्यूजिक वो होता है जो आप फिल्म देखने के बाद भी देर दिनों तक याद होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि शोले और गब्बर सिंह, तो आपको पूरा याद आ गया होगा कि वो क्या बजता था। उसको पंचम गाने बहुत मुश्किल से ट्रक की आवाज के साथ जोड़ कर किया था, बहुत मुश्किल से। तो उसके अनुसार प्रभाव लाए। तो ये होता है, कई तरह के म्यूजिक होते हैं, और जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली बना पाता है वो उसका अवतार माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अवदान शब्द वो होता है कि जिस तरफ किसी का ध्यान अभी नहीं गया है उस तरफ ध्यान दिलाया जाए, जिस जो कल्याण करे, जो लोगों का मंगल करे, कल्याण अच्छा करे, तो अवदान वो।
है ना? जैसे ऐसा साहित्य लिखना, ऐसी फ़िल्म बनाना, ऐसी ऐसी कविता लिखना, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया। और अभी पहली बार ध्यान दिया। जैसे पहली कविता हम लोग की है वेद, तो उसमें जो बातें कही गई हैं, तो वो पहली बार ध्यान देने लायक है। अब पहली बार व्याकरण लिखा गया, तो ध्यान गया कि अच्छा ये भी होता है। उसी तरह से सिनेमा, जब मान लीजिए आपने कोई फ़िल्म देखी, आपको बहुत अच्छी लगी कि संजीव कुमार का तो डबल रोल नहीं है, शर्मिला टैगोर का डबल रोल है। शर्मिला टैगोर संजीव कुमार की पत्नी थी और गुजर गई, और वो अचानक कहीं घूमते हुए देखते हैं कि जो नगर वधू है वो शर्मिला टैगोर है, यंग लड़की। तो ये तो क्लियर हो गया संजीव कुमार को भी और हमें भी, वो ये दूसरा कोई चरित्र है। लेकिन वो उसमें शर्मिला टैगोर को देखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जैसे दूसरा आदमी में शशि कपूर में राखी शशि कपूर को देखती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली हूबहू वो शर्मिला टैगोर ही है, जो उनकी पत्नी थी, जो अभी यंग है, उससे वो बात भी नहीं कर सकती। फिर बाद में जंगलों में हम लोग देखते हैं कि उनसे मुखातिब होते हैं और गाना भी होता है मदन मोहन से, है ना? अब ये जो आइडिया है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से बात कर रहा है कि टाइम में, ये जब हम किसी को बताएंगे कि इसको सबसे पहली बार इस तरफ, इस ये जो जीवन में घटता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई तस्वीर है जिसमें मेरी मदर 35 साल की है और मैं 15 साल का हूँ, एक फोटोग्राफ। तो ये इच्छा होती है ना कि अगर मैं अभी की उम्र से 35 साल वाली मदर को देखता, तो मैं बहुत सारी परिस्थितियों को समझता। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बचपन में महादेवी वर्मा से मिले हैं, या अमिताभ बच्चन से मिले हैं, या मनमोहन देसाई से मिले हैं। काश हम लोग अभी मिले होते, बिरजू महाराज से मिले, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते और अच्छा सवाल पूछते। तो वो जो मदर और बच्ची की जो तस्वीर है, जिसको वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो चाहता है कि मदर 35 साल की ही रहे, मैं 50 का हो गया हूँ, तो मैं अब अगर मदर से बात करूँ तो कैसा रहेगा? तो मदर 35 की ही है और मैं 15 का भी हूँ और 50 का भी हूँ, माने मेंटल स्टेट मेरा 50 साल का हो गया है, और मैं उससे बात को समझूं तो बहुत अच्छा लगेगा ना। ये जो संवाद करने की इच्छा ये लोगों में होती है, कई लोगों में। इसी को वहाँ दिखाया जा रहा है कि संजीव कुमार अपनी उम्र के बाद के जनरेशन से शर्मिला टैगोर से बात करता है, तो दो जनरेशन में बात हो रही है, और वो उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, ये जीवन में होता है, उसको दिखाया गया। हिंदी फिल्मों में पहली बार हुआ। अब जब इसको हम फिल्म के बारे में, हम अखबारों में नौकरी करते थे, फिल्म समारोह में जाते थे, फिल्म के बारे में लिखते थे, जब हमने बताया कि सबसे पहले इस विषय को किसी और ने किया है, वो विश्व सिनेमा में है, और वो फिल्म का नाम है वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, और फिल्मकार का नाम है इंगमार बर्गमैन, जो विश्व के 10 सबसे बड़े ग्रेट मास्टर्स में आते हैं, और आइडिया वहां से लिया गया है। तो फिर क्या होगा कि जो देखेंगे उसको पहले परखेंगे कि बात सही है कि नहीं। फिर उनको वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज अलग कारणों से भी अच्छी लगेगी, सिर्फ इस आइडिया के कारण ही नहीं, ग्रेट मास्टर्स के कारण। और तब वो ऐसी फिल्में देखना बंद करेगा। मतलब मैं अगर जो गांधी जी कहते हैं उसी बात को मैं खरी कहूँ, दोहराऊं, तो मैं एक सेकंड हैंड बीइंग हुआ ना। मैं, अब मेरे पास अपनी बात कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं कभी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर कोई फिल्म मेकर पहले कुछ बना चुका है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ हिंदी फिल्म में, तो मैं सेकंड हैंड फिल्म मेकर हुआ ना। तो मेरा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। इस बात को अगर दिखाया जाएगा, तो अब जब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो मुझे कोई अवार्ड देने का कोई मतलब ही नहीं। जो व्यक्ति सेकंड हैंड फिल्म मेकर है, उसको अगर आप उसके कंट्रीब्यूशन पर अवार्ड दे रहे हैं, तो गलत है। ये गलत हो सके इसके लिए आपको कॉन्शियस को, आपके नैतिक विवेक को बेहतर किया गया एक फिल्म समीक्षा के द्वारा या फिल्म राइटिंग के द्वारा, ये कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हमेशा फर्स्ट हैंड हो कि मेरा ध्यान गया किसी चीज पर, और उसका मैंने लोगों का ध्यान दिलाया। लोगों का ध्यान इससे दिलाया था कि उनका अच्छा, कि चेतना उन्नत। जब भी कोई कल्याणकारी भाव से, लोक मंगल के भाव से काम करेगा, तो उसके भीतर ये आएगा ही नहीं कि मुझे इसका महत्व मिले, मुझे इसका अवार्ड मिले, मुझे प्रशंसा मिले, आएगा ही नहीं। जबकि वो भले ही उसके पास अहंकार होगा, आदमी जब किसी का भला करता है या कुछ भी करता है, तो वो चाहता है वो बोले कि देखिए इनकी वजह से हुआ।
इन्होंने मुझे खून दिया, ब्लड दिया, इन्होंने मुझे ऐसा किया, वो चाहता है सुन, लेकिन देने से पहले अगर ये भाव आ जाए कि इससे उसका भला होगा, उसके मन में ये भाव ही नहीं आएगा मुझे मिले कि मैंने ऐसा कुछ किया जो लोगों को अच्छा लगा। अब वो लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं मंच पर कि आपने इतना अच्छा काम किया, वो इससे बचना चाहे। अगर मैं ऑटोबायोग्राफिकल होके बोलूं, मैं बचपन से इसी तरह से नो प्रोफाइल तो नहीं, लो प्रोफाइल में ही जीता रहा, किसी भी चीज का क्रेडिट न लेता, क्योंकि ये जो पहली बार ध्यान आया, क्यों नहीं ले रहा हूँ क्रेडिट, उसमें भी कोई मॉडेस्टी या विनम्रता या कोई प्रिटेंशन नहीं है, क्यों नहीं ले रहे हो, इसलिए कि वो ध्यान, वो कोई किसी तरफ मेरा ध्यान गया, तो किसका ध्यान गया, आंखों से तो देखा ठीक है, शरीर हुआ, माइंड हुआ, उसके पीछे भी क्या मैं हूँ, जो सोच रहा है, जो व्यक्ति है इधर, उसके पास मन है, उसके पास शरीर है, शरीर मन नहीं है तब भी तो वो है, वहां पर कोई चीज क्लिक की ना, यानी किसी ने उसको दिया, तब उसको दिखाई पड़ा, तो उसमें मेरा क्रेडिट हुआ ही नहीं। उसको दूसरी भाषा में लोग कहते हैं कि भगवान ने दिया, तो क्रेडिट भगवान को मिलना चाहिए, तो जब क्रेडिट किसी और को मिलना चाहिए तो मैं क्रेडिट क्यों दूं? ये बहुत सीधा तर्क, क्योंकि वो आइडिया कहीं और से आया, तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, आइडिया जहां से आता है क्रेडिट उसकी होती है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब से मैंने सवाल पूछा था, मेरा कई लोगों के साथ इंटरव्यू ऐसा है जो उनका जीवन का आखिरी इंटरव्यू हो गया, इसलिए मुझे कई लोग इंटरव्यू नहीं देना चाहते कि इंटरव्यू देने के बाद हम नहीं रहेंगे, तो मैं इंटरव्यू देते ही आदमी खत्म हो जाता है ना। तो मैंने बिस्मिल्लाह खान साहब से पूछा था कि अब तो आपको सब मिल गया है, सारे भारत रत्न और सब कुछ, अब आपको और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, आसमान की ओर देखते हुए छत पर हम लोग बैठते थे, छत पर दो कमरे थे, एक कमरे में दरवाजा था, एक में दरवाजा, तो हम लोग बैठे थे शहनाई उन्हें लेकर के, और कारी टोपी वो कभी नहीं पहनते थे, जीवन में 30 साल बाद 40 साल बाद वो कभी कभी वो पहनते थे, वो हमने पहना था। मैंने पूछा आपको जीवन में सब कुछ मिल गया, तो अब आपको और क्या चाहिए? तो उन्होंने आसमान की ओर देखा, तुरंत मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे जो चाहिए मैंने उससे कह दिया है, मुझे यकीन है कि उससे सुन लिया। ये मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये उन्होंने, ये उनके भीतर से आया, पूरे कॉन्फिडेंस से आया, उनका ये फेथ था, और उनके जितने भी सेंटेंसेस थे मुझे अभी तक याद है हर चीज। जैसे मैंने पूछा था कि अ, लता की गायकी पर आप कैसे सोचते हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला कि लता की आवाज में कुदरत होता है, एक लाइन में खत्म। एक तो उर्दू जुबान इतनी अच्छी होती है कि उसमें आप ज्यादा शब्द बोले नहीं पड़ते। पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक थे, ख्याल गायक में सलामत नजाकत, दो भाई, सलामत अली खान और नजाकत अली। उसमें से सलामत के जो बेटे थे, शफकत और शराफत, वो यहाँ गाने आए थे, तो जब सुर से मिला गया, साज वगैरह सब हो गए, लोग हारमोनियम को बाजा बोलते हैं, तो चलो पढ़े लिखे नहीं, मैंने किताबी बात नहीं बोलते, तो वो लोग जब गाना शुरू करने वाले थे, ऑडियंस को देखा, सब तैयार हो गए, सब उनका भी सब सब कुछ मिल गया, अब गाने गाएंगे। तो उस समय एक तरीका होता है ना कि तहजीब की, हम इस शहर में आके बड़े कलाकारों को इससे बोले, उन्होंने एक लाइन बोला कि हम लोग जब बनारस आते हैं तो बिस्मिल्लाह खान साहब, किशन महाराज जी और विद्या देवी से हमारा जेहन बनता है। अब इस पूरे सेंटेंस सारी बात आई, हमारा क्या-क्या जेहन बनता है, ज़हन बनता है, अच्छा। हुँ, हुँ। मतलब उन्हीं से हमारा जेहन बना है। हुँ, हुँ, हुँ। आगे बोलने की जरूरत ही नहीं कि बिस्मिल्लाह खान साहब आपको नमस्ते, किशन महाराज जी आपको प्रणाम, सब कहने की जरूरत ही नहीं है, हुँ, हमारा हुँ। जेहन ही बना है। मतलब उन्हीं को सीख के तो बड़े ही हो। तो उर्दू स्क्रिप्ट जो है या उर्दू जुबान इतनी मीठी है और इतना कम शब्द बोलने पड़ते हैं, तुरंत समझ में आया। बिस्मिल्लाह खान साहब, किशन महाराज जी और विद्या देवी से हमारा जेहन बना और गाना शुरू कर दिया। वैसे ही जब उनसे हमने पूछा लता जी के बारे में, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि लता की आवाज में कुदरत बोलता है। अब कुदरत और नेचर हम लोग इतना बोलते रहते हैं, बस बोलते हैं, ध्यान नहीं देते कि तरबूज जैसे ही अभी गर्मी के दिनों में लोग खाने लगते हैं, इतना मीठा, और सारी प्यास बुझ जाती है, जो 3 कोल्ड ड्रिंक्स पीने या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी नहीं होता है। प्यास बुझती नहीं है, भूख मर जाती है, लेकिन तरबूज थोड़ा सा खाते से ही लगता है कि एकदम तृप्त हो गए, प्यास बुझ गई, और ठंडा भी होता है, तो भीतर से एक धन्यवाद का भाव आता है कि नहीं, नेचर के प्रति। और नेचर को कैसे पता कि बहुत गर्मी होगी, 46 से 52 का टेम्परेचर होगा, उसमें तरबूज में जाड़े में न दे, उनको कैसे पता चले? तो तारीफ होती है ना कुदरत की, नेचर की, ये ना करके लोग तरबूज बहुत अच्छा है, मीठा, ये बोलते हैं। नेचर और कुदरत की तारीफ जितनी करेंगे, उतना हमारा हृदय प्रसन्न है।
उसमें वो बोल रहे हैं कि लता की आवाज में कुदरत बोलता है। अब इसको समझने में और मदद मिलेगी ना जब हम कुदरत की प्रशंसा करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा अब आपको और क्या चाहिए जीवन, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, या ये भी नहीं बोला कि ये नहीं चाहिए। उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जो मुझे चाहिए मैंने उससे कह दिया है, और मुझे यकीन है कि उससे सुन लिया। तुरंत एक लाइन बोला, इनको क्लियर है, कितनी क्लैरिटी है। तो उनको यूं ही इतना नाम नहीं हुआ या ये सम्मान नहीं मिला। एक इंसान के भीतर का जो वजूद है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कलाकार तो बहुत बात कीजिए, लोग सोचते हैं कि शहनाई तो कोई भी बजाता है, बनारस में नंदलाल जी से बहुत अच्छा बेहतर बना, ऐसा बिस्मिल्लाह खां में क्यों है तो उनकी शहनाई कौन उनकी शहनाई हो, ऐसा क्यों, क्या बात। तो ये भी नहीं भाग्य की बात, इंसान, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। कुछ ऐसे मेरा मेरा नसीब ऐसा था कह सकते हैं, कुछ कलाकारों के साथ, कुछ विद्वानों के साथ, कुछ नहीं, पूरी जिंदगी मेरी बीती है सब अच्छे विद्वानों कलाकारों के साथ रह रहे हैं। इसमें संगीत की बात अभी चल रही है, विश्वनाथ साहब हुए, किशोर महाराज जी हुए, सावका मिश्रा जी हुए, कुमार गंधर्व जी हुए, इनके साथ इंटरेक्शन मेरा बहुत हुआ। उसमें जो पहली चीज मुझे मिली वो ये है कि पहले इंसान फिर कलाकार, ऐसा व्यक्ति म्यूजिक में कर उसमें योगदान करेगा या अवदान करेगा। तो क्या मैं कुछ बातें बता सका जो आपने पूछना चाहा? मतलब मैंने जितना पूछना चाहा था तो उससे बहुत ज़्यादा आपने बताया। कुछ बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, जैसे हम म्यूज़िक के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन कुदरत को लेके आपने तरबूज का जो उदाहरण दिया, कि कुदरत कैसे जानती है कि तरबूज गर्मियों में दिया जाए, जिससे आदमी की प्यास बुझे, स्वादिष्ट भी होता है, लाभकारी भी सेहत के लिए भी। तो इस विषय पे सचमुच कभी हम नहीं सोचते हैं कि कुदरत मौसम के अनुसार हमें वेजिटेबल्स सब्जियाँ भी देती है, फल भी देती है और हम उसके कभी शुक्रगुज़ार भी नहीं होते हैं। और हमेशा किसान मतलब ऑफ कोर्स किसान पैदा करता है और किसान की मेहनत तो है ही है, लेकिन वो उसको इतने मतलब इस मौसम में पैदा कर पाता है, ये तो कुदरत का ही कमाल है। और बीच में एक लाइन जोड़ दूं कि कुत्ते और कौवे हम लोग को सब जगह दिख जाते हैं, रेत पर नहीं दिखते हैं। जहाँ रेत है, मरुभूमि है, हुँ, 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 हुँ। स्थल है, वहां पर कुत्ते और कौवे नहीं दिखते हैं, जो कि हम लोग को सिर्फ हर शहरों में प्राय दिखते हैं, बिल्ली दिखते हैं। रेत पर ऊंट ही दिखता है, और ऊंट जो है कई दिनों तक पानी को कंठ में रख सकता है गर्मियों में। तो ऊंट वहीं पर क्यों दिखते हैं, वहीं पर कुदरत ने कैसे बनाया। ऊंट जो है यहाँ पर हम लोग को सड़कों पर, हम लोग को शहरों में क्यों नहीं जहाँ तहाँ दिखता है, जहाँ बिल्ली कुत्ते गाय दिखते हैं। तो कुदरत की डिजाइनिंग कितनी खूबसूरत है। कुदरत की जब हम तारीफ करेंगे तब तो हम लोग कुदरत शब्द बोलने के योग्य होंगे, या नेचर या प्रकृति, जिसको हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो ध्यान दिलाना, चाहे वो तरबूज हो चाहे ऊंट हो, ये पहली बार किसी का ध्यान जाएगा तब उसको दूसरों को ध्यान दिलाएगा। अदरवाइज वो जैसलमेर की शूटिंग ही समझता रहेगा फिल्मों में, यही रेगिस्तान है, यही मरुभूमि, और राजस्थानी लोकगीत ही गाते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें मतलब कुछ सेंटेंसेस जो आपने कोट किए जिसमें बिस्मिल्लाह खां साहब के भी सेंटेंस थे कि मैंने उससे कह दिया और मुझे उम्मीद है कि वो मतलब मुझे आशा है पूरी कि वो पूरा करेगा जो माँगना था, जो चाहिए मुझे। और एक सेंटेंस जो आपने कोट किया उनका, बिस्मिल्लाह खां साहब का, लता मंगेशकर जी के बारे में कि उनकी आवाज़ में कुदरत बोलता है। तो ये सेंटेंस सुनने के बाद हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कुदरत बोलता है का इसका मतलब भगवान स्वयं उनके कंठ से बोलता है और कुदरत का अगर हम विस्तृत रूप देखें, तो मतलब कुदरत बोलता है। उस सेंस में भी हो गया। तो बड़े लोग वास्तव में किसी सेंटेंस को कहते थे तो उसके पीछे कितना गहरा अर्थ होता था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मतलब हम उसको याद रखें, कोट कर सकें और फिर हमारे जो आप हमेशा कहते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकाश है और वो हमें प्रकाशित करता है या हमारा ध्यान दिलाता है। जैसे आपके कहने में ये मौलिकता थी। लाइट, ऑल क्रेडिट्स गो टू प्रकाश। हाँ, सही बात। तो वो चीज़ हमें भी हमारे अंदर भी वो प्रकाश जागे बट नेचुरल कोई ना कोई उसका माध्यम तो होता ही है। कोई गुरु होता है या मार्गदर्शक होता है या ऐसा विद्वान होता है, जिस तरीके से आपने अपने सेंटेंस में कहा कि ये आपका सौभाग्य था कि आप बड़े-बड़े कलाकारों के साथ, इन तरह के साहित्यकारों के साथ रहे और संगत आपकी बहुत अच्छी रही।
तो जब शैशवावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक। तो ये लेकिन अभी चीजें हम आपके साथ हैं। ये तो अभी हम आपसे कहने जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इसके साथ साथ जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और मतलब कहना चाहिए कि आपकी बातों को गुन भी रहे हैं। जो गुनने वाली बात है, अगर हम गुन भी रहे हैं उसको, तो वो हमारा सौभाग्य है। इसके लिए सचमुच हम भी ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हाँ, हमें ऐसे व्यक्तियों से मिला देता है। और एक सेंटेंस आप ये भी कहते हैं कि अगर हमारी नीयत अच्छी हो, वास्तव में हमारा ये मन हो कि हम भला करें, तो ईश्वर वैसे करता भी है। इंटेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्शन। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। बहुत ये ये बुद्ध वचन है, ये बुद्ध वचन है जिसमें अच्छा। उन्होंने ये जो काय है शरीर और जो वाणी है वाक, उससे बेटर कहा है मन को। मन में सबसे पहले हमारी अगर है कि मुझे कोई चीज चोरी करनी है तो चोरी हो गई। और धम्मपद का जो पहला यमक वग्गो है, पहला कपलेट्स है, वो सिर्फ इसी बात पर है कि जब हमारे मन में गलत भाव आ गया, बुरा विचार आ गया, तो फिर हमारे पीछे दुख वैसे ही हमारा पीछा करेगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे उसका पहिया उसके पाँव के पास चलता रहता है। ये चीज आया। और अगर हमारे मन में अच्छा भाव है तो अच्छा कर्म हो गया, तो उसको सुख उसके साथ वैसे ही रहता है जैसे छाया कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। और ये जो हम्म छाया वाला जो रूपक है, यमक मतलब ये रूपक को उपमा देना ना, यमक अलंकार होता है। तो ये ये जो छाया वाली बात कहाँ से इस वचन में जिसने जोड़ा, उनके पास ये बात कहाँ से है? छाया वाली बात है बैलगाड़ी में। कुछ और भी तो उदाहरण दे सकते थे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहेंगे उनके लिए इसी बता दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो त्रिपिटक है इसमें विनय पिटक में एक सर्वस्ती बात करके एक पूरा चैप्टर है जिसमें बुद्ध जब श्रावस्ती में थे, जहाँ पर ज्यादातर उन्होंने अपने उपदेश दिए। श्रावस्ती बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती में उनको उन्हीं के समय में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, कभी समय हुआ तो बताएंगे। वहां से ये दो एग्जाम्पल आए, ये छाया वाली बात और बैलगाड़ी वाली बात। अगर हम लोग के पास 1 मिनट का समय है तो उस कहानी को भी बता सकते हैं, है क्या? हाँ, 1 मिनट 50 सेकंड 40 सेकंड का समय है। हाँ, तो बौद्ध भिक्षुओं को खाना बन दिया जाता था, तो उसमें दो अलग से भिखारी जो बौद्ध भिक्षु थे, उसमें से एक को पता था कि किस वक्त मिलता है, एक को नहीं पता था। तो जिसको नहीं पता था, अब ज्ञानी था, वो पहुंच गया पहले ही। बोला कि अभी हम लोग इन लोगों को दिया ही नहीं गया है, आप पहले कैसे दें, बाद में आना। बाद में पहुंचा तब तक वो सब कुछ दे दिया गया था, भिक्षा पात्र भी दे दिया गया था। अब तो सब खत्म हो गया है। उसके भीतर बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा था, पेड़ के नीचे जाके सो गया। जो गुस्सा था वही से एक बैलगाड़ी जा रही थी, तो उसके सिर ऊपर से चली गई, गाड़ी उस जगह पर डगमगा गई, चली गई। वही दूसरा वाला जो था, वो जब भिक्षु को दे दिया गया, उसको पता था, वो गया, उसको दे दिया गया, घर पे खाया, बोला कि काश मैं राजा होता तो मैं बहुत भिक्षुओं को खिलाता, मैं आके रोज मांगता हूँ। इस भाव के साथ वो भी पेड़ के नीचे सोया। और बाद में जब सूरज ढलने लगा, सारे पेड़ों की छाया एक तरफ चली गई, उसके पेड़ की छाया उसी पर पड़ी रही, उस छाया ने साथ नहीं छोड़ा। तो तब पहली बार भी बुद्ध से पूछा गया था कि क्यों उसने उसका क्या गलत कसूर था जो बैलगाड़ी का पहिया उसके सिर से गुजर गया। उसने बोला उसके भीतर गलत विचार आए। फिर अब की पूछा कि सारे पेड़ की छाया चलेगी, इसके ऊपर से क्यों नहीं गई, और उसको क्योंकि सुंदर विचार आए। तो वाह। जिसके भीतर अच्छे मन के लेवल पर आते हैं, उसको उसका छाया की तरफ पीछा नहीं छोड़ती। बुरे विचार आते हैं तो उसको फिर ये नहीं छोड़ती, अरे पहिया उसका कुछ पीछा करती रहती है। ये आइडिया ये धम्मपद में जोड़ा गया था बाद में बुद्ध के वचन से। इसलिए बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे भीतर क्या हुआ वही तो करें। बिल्कुल बहुत अच्छे मन से हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस एपिसोड के लिए, इतनी अच्छी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद